एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें महेश, उसकी बीवी कमला और उनके दो बच्चे पिंकी और बबलू रहते थे। महेश कपड़े की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण फैक्ट्री के मालिक ने बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया, जिसमें एक महेश भी था। वैसे भी महेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और उसकी नौकरी चले जाने के कारण उसके हालात और ख़राब हो गए थे। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी कमला महेश से बोलती है, घर का राशन खत्म हो गया है, 3-4 दिन का ही राशन और बचा हुआ है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं कोई नौकरी भी तो नहीं मिल रही। अभी तो घर का किराया भी देना है। अगर जल्दी ही कोई नौकरी नहीं मिली तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। परेशान मत हो पापा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगले ही दिन सुबह एक औरत महेश के घर आती है, जिसे लोग प्यार से मौसी बुलाते थे। वो बहुत अच्छे पैसे वाले घर से थी और अक्सर लोगों की मदद किया करती थी। अरे कमला, मैंने सुना है कि महेश की नौकरी चली गई है और तुम्हारे घर के हालात भी ठीक नहीं चल रहे। जी मौसी, इस वक्त मैं आपको क्या बताऊं कि हम कितने बुरे हालात से गुजर रहे हैं। परेशान मत हो कमला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम लोग मेरे गांव चले जाओ। वहाँ हमारा एक मकान है जो सालों से बंद पड़ा है। जब तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं हो जाते तुम लोग वहाँ आराम से रह लेना। बस उस घर में एक ऊपर की मंजिल पर एक बंद कमरा है, उसे मत खोलना। दरअसल उसमें हमारा कुछ ज़रूरी सामान रखा हुआ है। और रही महेश की नौकरी की बात, तो उसकी भी चिंता मत करना। गांव में जो स्कूल है, मैं उसके प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उनको बोलकर महेश को किसी न किसी नौकरी में लगवा ही दूंगी। और तुम लोग पिंकी और बबलू को भी उस स्कूल में पढ़ा सकते हो। ये तो बहुत अच्छा रहेगा मौसी, आपका ये एहसान हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। कमला महेश के घर आते ही उसे सारी बात बताती है। महेश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जादू से उनकी सारी मुसीबतें छूमंतर हो गई हों। पर वो इस बात से अनजान थे कि उनकी मुश्किलें तो उनका कहीं और इंतज़ार कर रही हैं। कमला, तुम सारा सामान बांध लो, हम अगले दिन सुबह ही निकल जाएंगे। अगले दिन पूरा परिवार सुबह गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो जाती है। गांव पहुंचकर महेश बताए हुए एड्रेस को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है। भाई साहब, जरा ये पता तो बताना। दरअसल हम इस गांव में नए हैं, इसलिए हमें यहाँ का कुछ भी नहीं पता है। तुम लोग यहाँ क्यों जा रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है, यह घर अक्सर सालों से बंद पड़ा है और बंद घरों में अक्सर भूत अपना डेरा जमा लेते हैं। भूत भूत कुछ नहीं होता भाई, तुम तो बस हमें ये पता बता दो कि कहाँ पड़ेगा। हम लोग बहुत थक गए हैं, हम बहुत दूर से आए हैं। ठीक है, मुझे क्या करना जब तुम्हें ही अपने परिवार की फिक्र नहीं है। तो ऐसा करो, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और सीधे जाकर बाईं तरफ मुड़ जाना। बस वहीं एक पीपल का पेड़ है, जिसके सामने ही यह घर है। महेश अपने परिवार के साथ उस घर तक पहुँच जाता है। घर देखकर साफ पता चल रहा था कि वहाँ कोई सालों से झाँका भी नहीं है। ये तो कितना पुराना घर है माँ, और कितना डरावना भी। इतने बुरे वक्त में हमें ये घर रहने को मिल गया, वही बहुत है। हम इसकी साफ सफाई कर लेंगे तो ये भी अच्छा दिखने लगेगा। चलो अब यहाँ खड़े रहकर बातें मत करो और जल्दी अंदर चलो। महेश जैसे ही उस घर का दरवाज़ा खोलता है तो घर में तेज हवाएं चलने लगती हैं। बाहर तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, और यहाँ इतनी तेज हवा कैसे चल सकती है? क्योंकि यहाँ भूत है। पिंकी बबलू के पीछे चिल्लाते हुए भागने लगती है। रुक रुक, तुझे अभी बताती हूँ, रुक। बबलू सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर वाली मंजिल तक पहुँच जाता है। पिंकी भी बबलू को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। बबलू को अचानक किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। बबलू वहीं पर रुक जाता है और ध्यान से उस आवाज़ को सुनने लगता है, और आवाज़ अचानक से बंद हो जाती है। क्या हुआ बबलू, थक गया क्या? नहीं दीदी, मुझे अचानक से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। इतनी रात को कौन रोएगा? ज़रूर तूने किसी बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनी होगी और तुझे लगा होगा कि कोई औरत रो रही है। चल नीचे कुछ खा पी कर सो जाते हैं। बबलू पिंकी को बहुत समझाता है, पर पिंकी उसकी एक नहीं सुनती। उसे लगता है कि बबलू उसे डराने के लिए ये सब बातें बोल रहा है। पिंकी बबलू की बात पे ध्यान नहीं देती और वापस नीचे जाने लगती है। बबलू भी उसके पीछे पीछे जा ही रहा होता है, पर अचानक उसकी नज़र एक बंद कमरे पर पड़ती है, जिस पर ताला लगा होता है, और उस ताले पर एक लाल रंग का कपड़ा भी बंधा होता है। लगता है ये वही कमरा है जिसके बारे में मौसी जी मम्मी को बता रही थी।
ऐसा भी क्या ज़रूरी सामान रखा है इस कमरे में जो इस कमरे पर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। तुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मौसी जी ने मना करा है इस कमरे में जाने से, तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रात को सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। आधी रात को अजीब सी खटखट की आवाज़ से पिंकी की आंख खुल जाती है। बबलू जल्दी उठ, जरा देख कर तो आ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मुझे सोने दो दीदी, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, आप खुद जाकर देख लो। पिंकी डरते हुए अपने बेड से खड़ी होती है और ध्यान से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करती है। आवाज़ बाथरूम से आ रही होती है। पिंकी बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है और डरते डरते उसमें झांकती है। जैसे ही वो अंदर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। बाथरूम में पड़ा वाइपर अपने आप दीवार से ज़ोर ज़ोर से टकरा रहा था। पिंकी डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है और भागते हुए जल्दी से अपने मम्मी पापा के पास जाती है। मम्मी पापा जल्दी उठो, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई क्यों हो। वो पापा, बाथरूम, वाइपर वाइपर, पापा ऊपर, भूत भूत। क्या बोल रही हो पिंकी, ठीक से बताओ बेटा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी बबलू भी वहाँ पर आ जाता है। वो पापा, ऊपर बाथरूम में वाइपर अपने आप दीवार से ज़ोर ज़ोर से टकरा रहा था। ये तुम्हारा वहम है बेटा, और कुछ नहीं। चलो जल्दी से जाकर अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। जब कल सुबह उठोगे तो बुरे सपने की तरह सब कुछ खुद ही भूल जाओगे। पिंकी और बबलू अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, पर अचानक एक रात पिंकी को किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो उठकर कमरे के बाहर जाकर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता, पर रोने की आवाज़ फिर भी आ रही होती है। पिंकी थोड़ा ध्यान से सुनती है तो उसे वो आवाज़ उस बंद पड़े कमरे से सुनाई दे रही होती है। जैसे ही पिंकी ध्यान लगाकर और अच्छे से सुनने की कोशिश करती है तो आवाज़ अचानक से बंद हो जाती है। पिंकी डरकर अपने कमरे में भाग जाती है, पर रात भर वो उस बंद कमरे के बारे में सोचती रहती है। पिंकी जब सुबह उठती है तो उसे लगता है जो रात को जो कुछ हुआ वो उसका वहम था और वो इस बारे में किसी को नहीं बताती। एक दिन बबलू उस बंद कमरे के बाहर बॉल से खेल रहा होता है। वो उस कमरे में झांकने की कोशिश करता है पर कुछ दिखाई नहीं देता। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो बबलू के दिमाग में वो बंद कमरा घूम रहा होता है। वो उस बंद कमरे के बाहर जाता है। मैं इस ताले को कैसे खोलूँ, मैं कुछ देखता हूँ जिससे मैं ये ताला तोड़ सकूँ। बबलू जल्दी से हथौड़ी ढूंढ कर लाता है और उस ताले को तोड़ देता है। जैसे ही वो उस कमरे की कुंडी खोलता है उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही होती है। दरअसल पिंकी हथौड़ी की आवाज़ से जगकर बाहर आ जाती है। कौन है यहाँ, कौन है यहाँ, ये ताला किसने तोड़ा, जरूर ये बबलू का काम होगा। वो अपने बिस्तर पर भी नहीं था। पिंकी से रहा नहीं जाता और वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर झांकने लगती है। तभी उसे एक झटका सा महसूस होता है जैसे किसी की आत्मा उसके अंदर घुस गई हो। पिंकी को बहुत अजीब सा महसूस होता है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही महेश अपने नौकरी के सिलसिले में घर से सुबह ही निकल जाता है। पिंकी घर की सफाई में अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है और बबलू आंगन की सफाई करने बाहर चला जाता है। पिंकी का बर्ताव कुछ अलग सा होता है। वो चुपचाप खिड़की पर खड़ी बाहर पीपल के पेड़ को ऐसे देख रही होती है जैसे वो अपने होश में ना हो। पिंकी, तू वहाँ खड़ी क्या देख रही है, चल जल्दी से मेरे साथ काम करवा। पिंकी कमला की आवाज़ सुनकर एकदम होश में आती है। उस दिन से पिंकी कभी कभी अजीब बर्ताव करने लगी थी। वो अक्सर उस पीपल के पेड़ को देखती रहती थी। एक दिन पिंकी अपने कमरे में लगे शीशे को एक कपड़े से साफ कर रही होती है। तभी उसे शीशे में एक चुड़ैल अपने पीछे खड़ी दिखाई देती है। पिंकी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता। पिंकी फिर से शीशे को साफ करने लगती है। तभी वो चुड़ैल उसके पीछे आकर अपने बड़े बड़े नाखूनों के भरे हाथ को उसके कंधे पर रख देती है। मम्मी, बबलू, मुझे बचाओ, जल्दी आओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। कमला और बबलू जल्दी से पिंकी के कमरे में आते हैं तो देखते हैं पिंकी बेहोश पड़ी है। तो दोस्तों, अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली स्टोरी में।